इसने क्या किया कि इसने नाइट्रोजन N15 N14 लिया और N15 और N14 में NH4Cl का सोल्यूशन लिया था, है ना? वहां से क्वेश्चन है। तो सर ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर केस केस स्टडी पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं, अगर नहीं, क्वेश्चंस केस स्टडी रिलेटेड पढ़ने की ही। कोई जरूरत, ये हिंट है कि क्वेश्चन आया कहां से। केस स्टडी तो हमें और हेल्प कर रही है बताने में कि क्वेश्चन पूछ कहां से रहे। तो ये सीधे सीधे तुमने केस स्टडी में देखा कि अच्छा है मेजेल्सन और स्टेशल का एक्सपेरिमेंट है, इसका मतलब वहीं से, मतलब केस स्टडी से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये अनसीन पैसेज नहीं है, समझ रहे हो? ये कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कि इंग्लिश का कि वहां से वहीं से आंसर मिल जाएगा, ये सिर्फ हिंट है, राइट? तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका सिर्फ यही मतलब बनता है आपने हमने जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो और सीधे एक काम करो, जो एमटीजी वाली फिंगर टिप वाली मैं बुक बार बार बता रहा था, स्टार्टिंग से आपको बताता आ रहा हूं, है ना? यस सर। एमटीजी के सब क्वेश्चन कर डालो। ना मिले क्वेश्चन मुझसे बताओ, मेरे पास एमटीजी पड़ी होगी, मैं स्कैन करके दे दूंगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। एमटीजी फिंगर टिप जो है उसके सब क्वेश्चन कर डालो, वहीं से आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा, देखो एक क्वेश्चन नहीं आएगा। और उसमें भी पुराने क्वेश्चंस करने हैं, उनसे आराम से आपको पढ़ लेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, उससे बाहर टीचर कोई नहीं बना पाएगा। और बताओ देवयांशी जुआरिया, बताओ बेटा कोई डाउट, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट हो? एमटीजी की बुक्स का स्कैन करके सेंड कर देना, ठीक है। ठीक देवयांशी, मैं एमटीजी स्कैन करके सेंड कर दूंगा, है ना? जेनेटिक्स वाला सेंड कर दूंगा। किसका किसका चाहिए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आप अगर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक्स का अगर आप स्कैन करके दे दें, बिल्कुल भेज दूंगा, अगर आप 100%। निशराग सर को भेज दें, वो आगे फॉरवर्ड बिल्कुल, मैं करेंगे। निष्कर्ष जी को स्कैन करके शेयर कर दूंगा, है ना? और वो आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? यही दोनों चैप्टर में कर देता हूँ, जेनेटिक्स वाला और यही, है ना? ठीक। और प्रेफरेबली मैं बोलूंगा आप सब लोग एमटीजी ले लीजिए, फिंगर टिप उसको 100% कर डालो, है ना? वो बहुत जरूरी है, वो प्री रिक्विसाइट कंडीशन है, अगर किसी को नीट देना है तो उसके लिए प्री रिक्विसाइट कंडीशन पहले से ही है कि आपको करना ही करना है। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी चाहिए, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स, तीन का मैं करके देता हूँ, ठीक है? और बताओ, राइट? तो ठीक है देवांशी, मैं इतना कर दूंगा। और जुआरिया, कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कहीं पे? आप बताओ, आपको कहीं कोई मुश्किल, कोई दिक्कत आ रही हो? आवाज नहीं है बेटा आपकी। नो सर। अच्छा, नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, तो मैंने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स करा दिया था, पूरा रिवीजन करा दिया था। यू मिस्ड इट, मैंने हम लोगों ने डिटेल में किया दोबारा से फिर से, है ना? और मेंडेलियन मैंने आपको करा सर दिया मैं था। उसके वीडियोस ले लूंगा सर। हाँ, आप वीडियोस उसके ले लेना, ठीक है ना? और फिर भी कोई दिक्कत हो तो अगले क्लास में फिर से पूछ यस लेना, सर। यस ठीक है? सर। है ना? तब तक मैं क्या करूंगा, कल मैं इसको शेयर कर दूंगा, आज तो क्लासेस रात तक है, तो कल मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये वाला पीडीएफ कल स्कैन करके दे दूंगा। और इन द मीन टाइम, अच्छा एक मिनट, एक मिनट आप लोग जरा होल्ड करना, है ना? एक मिनट होल्ड करना, अभी मैं
सॉरी गैस, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉल थी। हाँ तो हम लोग करते हैं ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला है ना, ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पूछा क्या जाएगा, आपका जो मेन फोकस रहेगा एग्जामिनर का इस वाले क्वेश्चन में, है ना, इस वाले पेपर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी कुछ डिजीज में अगर किसी किसी में टेस्ट है, जैसे कि मैं हालांकि आगे अभी हर टॉपिक रिवाइज कराऊंगा, पूरा टॉपिक रिवाइज करूंगा वो अलग बात है, मैं इसके पहले आपको एक मोटा मोटी आपको गेस दे रहा हूँ कि आपको फोकस क्या करना है। जैसे भी कोई चैप्टर आता है तो आपको उसमें सबसे पहले देखना है कि वो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। तो अब ये वाला चैप्टर आपके टर्म 1 में है ना, ये वाला चैप्टर भी टर्म 1 में है या नहीं है, टर्म 2 में? तो मेरे पास है नहीं पीडीएफ, मेरे पास मुझे खोलना पड़ेगा, बताओ टर्म 1 में टर्म 2 में? रुको, कौन सा चैप्टर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 2 में है ना? यस सर 2 में। 2 में तो भाई साहब रिटर्न आएगा, फिर हमको उसको रिटर्न के एंगल देखना पड़ेगा। देखो अब रिटर्न के एंगल से मतलब डिस्क्रिप्टिव अगर पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब मलेरिया की लाइफ साइकिल। आंख बंद करके उसके डायग्राम को याद रखना और ये आएगा तो लॉन्ग आंसर में आएगा। दूसरा, इससे एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जो, या 3 नंबर का भी सकता है, एंटीबॉडी का जो डायग्राम दिया हुआ है वो याद रखना, वो कई बार मल्टीपल टाइम्स वो पूछा गया है ना। प्लस तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, उन 1 मार्कर क्वेश्चंस में ये पूछते हैं कि किसी का टेस्ट जैसे पूछ लिया, जैसे विडाल टेस्ट किसके लिए होता है ना, और बाकी डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक और उसका पैथोजन। तो पहले आप नाम याद रखिएगा पैथोजन का, फिर डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, है ना, किस पार्ट को अफेक्ट करती है। इतनी चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिजीज क्या होती है हम सबको पता है ना, कि किसी बंदे का सिर्फ हेल्दी होना ही ये मतलब उसको किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है, मतलब वो साइकोलॉजिकली, फिजिकली और मेंटली हर तरह से, है ना, परफेक्ट होना चाहिए बंदा, ठीक है, राइट, हर तरह से वो फिट होना चाहिए, है ना। तो डिजीज का यही मतलब होता है, राइट, ठीक है। तो डिजीज मतलब क्या है, एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट और डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी इज कॉल्ड डिजीज, है ना। अब डिजीज में अगला हमारा टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में हमने पढ़ा था एक होती है कंजेनाइटल डिजीज, है ना। तो कंजेनाइटल हमको पता है कि ये कंजेनाइटल कैसी होती है, क्या होती है कंजेनाइटल डिजीज, चलो एक एक करके मैं बोर्ड में लिखता रहता हूँ कंजेनाइटल क्या होती है। देखो डिजीज 2 तरह की होती है। तो पहले होती है, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताते हो आप, कंजेनाइटल क्या होती है? कोई नहीं बताएगा, तुम लोग भी बताओ भाई, क्योंकि अब तो हम पढ़ा चुके हैं, है ना। जी बर्थ जो होती है जेनेटिक। राइट, देखो बाय बर्थ, है ना, तो बाय बर्थ क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, है ना, ये फिजिकल एबनॉर्मलिटी, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी। किसी के एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी आपने देखा होगा कि जैसे जाइगेंटिज्म है, ये क्या है, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, बंदे का शरीर अल्ट्रा मतलब साइज का हो गया, बड़ा साइज का ह्यूमन से, जाइगेंटिज्म हो गया, है ना। एक्रोमेगैली हो गया, हम लोगों ने पढ़ा है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो किसी भी तरह का फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी वो कंजेनाइटल, और ये सिंस बर्थ होती है, और ये कैसे हो सकती है, म्यूटेशन की वजह से हो सकती है और क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से होती है ना। तो उनको हम लोग कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है, ACQUIRED, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है, एक्वायर्ड डिजीज, है ना, ये वो डिजीज होती हैं। एक्वायर करना क्या होता है, एक्विशिएशन का मतलब होता है वो चीज जो आप बर्थ के बाद सीखते हैं, ठीक है। तो देखो 2 तरह के, तो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि जो इनहेरिटेंस होती है ना, इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की नहीं होती, इनहेरिटेंस इनकी होती है,
वो कैरेक्टरिस्टिक की जो ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स में हमें मिले होते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, आप पैदा हुए और आपने गाना गाना सीख लिया, सिंगिंग सीख लिया, दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अभी जरूरी नहीं कि आप अच्छे सिंगर है तो आपका बच्चा अच्छा सिंगर ही बनेगा, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेरा स्किल, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो जरूरी थोड़ा ना कि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। हो सकता है वो किसी और आर्ट में अच्छा हो, ही मे बी ए गुड सिंगर, ही मे बी ए गुड राइटर, कुछ और चीज हो सकती है ना, गुड डांसर, कुछ भी हो सकता है। ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग सब पैदा होने के बाद लेते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की कभी भी इनहेरिटेंस नहीं। तो क्या एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की इनहेरिटेंस हो सकती है? मुझे इसका जवाब कौन देगा, बताओ भाई, बोलो जोरिया, हो सकती है? सर प्लीज पार्डन। मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनकी इनहेरिटेंस पॉसिबल है? नो सर। पक्का 100% पॉसिबल नहीं है? सोच लो एक बार। देखो, नहीं होगी सर, वो एक्वायर्ड तो मतलब नहीं होगी शायद, जहाँ तक है। अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ कि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होने लगे, है ना, और क्या हो कि हमारे कंट्री में बर्फ पड़ने लगे, पूरे कंट्री, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से, तो एनवायरमेंट चेंज हो गया। अब एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से क्या लोगों की स्किन में चेंज नहीं आएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा? बोलो आएगा? यस सर आएगा। आएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो चेंज, तो चेंज क्या हो सकता है, थोड़े से बाल ज्यादा बढ़ने लगेंगे, बाल मतलब हेयर्स के जो नंबर होंगे वो बढ़ जाएंगे, बॉडी में हेयर ज्यादा बनने लगेंगे, मेलेनिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। मेटाबॉलिक जो रेट होगी वो स्लो हो जाएगी, है ना, हाई होने की जगह स्लो हो जाएगी, लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब ये एक फिजिकल चेंज है, बाहरी चेंज है। वो पहले क्या होगा, तो जब एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक में जब एनवायरनमेंट में चेंज हो और उससे कोई कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर हो, तो वो सोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आप 20, 25, 100 पीढ़ियों के बाद देखेंगे, 100 जनरेशन के बाद देखेंगे, तो देखेंगे जो आज वाला बंदा है वो 100 जनरेशन बाद में जो बंदे आएंगे उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। और आज के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको एक्वायर किया जा रहा है वो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक एनवायरमेंट में चेंज होने की वजह से हो रहा है तो उसकी इनहेरिटेंस पॉसिबल है, अदरवाइज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? सब लोग समझ गए ना? डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अब देखो, तो ये हो गए एक्वायर्ड। तो इसी तरह से क्या होती है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जो होती हैं दे डेवलप आफ्टर बर्थ। तो क्या होता है, पैदा होने के बाद, है ना, इनका डेवलपमेंट होता है, राइट। तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर बर्थ डेवलप होती है। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं? ये दो तरह की हो सकती है। एक तो कम्युनिकेबल, एक बंदे को खांसी हुई, है ना, कम्युनिकेबल, एक बंदे को खांसी हुई और उसको क्या था, ये था, टीबी थी, उसे दूसरे बंदे को फैला दी, तो एक से दूसरे में फैल रही, वो कम्युनिकेबल है। दूसरी कौन होती है? नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल कैंसर है, एक बंदे को कैंसर है, उसे दूसरे को कैंसर हो गया, है ना, एक बंदे को कैंसर है, उसे दूसरे को कैंसर हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जिसको कैंसर है उसी को कैंसर रहेगा, उसे दूसरे को फैल नहीं सकता है ना। तो वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल, राइट। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक की डिजीज है, डायबिटीज है, नॉन कम्युनिकेबल है, ये आदमी से आदमी को नहीं फैलती। लेकिन अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस है, वो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक आदमी से दूसरे में फैल सकती है। एड्स, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। तो कुछ कम्युनिकेबल है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल। ठीक भाई, ओके। अब आ जाते हैं कुछ डिजीज में। तो डिजीज में मैंने आपको किसी किसी डिजीज के पैथोजन, कई सारे डिजीज के पैथोजन लिखाए थे, नोट साथ पे रखिए, ठीक है। मैंने आपको डिजीज के पैथोजन लिखाए थे, वायरल डिजीज जो लिखवाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे कौन सी बीमारी होती है। जितने मैंने आपको लिखाए हुए, जैसे मैंने आपको लिखा है इन्फ्लुएंजा, किससे होता है? ऑर्थोमिक्सोवायरस से होता है ना। और स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है, बहुत बार पूछा गया नीट में। अब ये पूछेगा आपसे स्मॉल पॉक्स किससे होता है, चिकन पॉक्स किससे होता है, ये पूछ सकता है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है नीट का। नीट में तो पूछे आने के चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पूछे आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है।
एड्स तो आपको पता ही है, डेंगू किससे होता है, ठीक, वगैरह वगैरह। इस तरह से मैंने आपको ये जो दिखाया हुआ है कि कॉलरा किससे होता है ना, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, कि किससे कौन सी डिजीज होती है, कौन सी बीमारी फैलती है, ठीक। अब एक एक करके डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो डिजीज हम लोगों ने पढ़ी थी जैसे टाइफाइड, पहले टाइफाइड में आ जाते हैं। तो टाइफाइड में जैसे वो आपसे पूछेगा क्या कि इसके लिए टेस्ट कौन से होता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि टाइफाइड जो डिजीज होती है ये जिस बैक्टीरिया से होती है, सॉल्मोनेला टाइफी डिजीज, सॉल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती है। इनफैक्ट वो ये भी पूछ सकते हैं कि फंजाई से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो ये डिजीज बैक्टीरिया से होती है और हमें पता है सॉल्मोनेला टाइफी उस बैक्टीरिया का नाम है ना। और ये कॉमन किस में है, ये 1 से 15 साल के बच्चों के बीच में, 1 to 15 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनके बीच में मोस्ट कॉमन है ना। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मोड ऑफ ये क्या है, स्प्रेडिंग क्या है ना, ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड फूड है ना, और कंटामिनेटेड वाटर। तो गंदे पानी से और गंदे फूड से ये ट्रांसफर होती है। कैसे गंदे फूड से, मतलब कि कई बारी क्या होता है कि आप देखेंगे कि कहीं पे नालियां बह रही, गटर बह रहा है, अब उसमें इसका बैक्टीरिया है, और वहीं पर आपके घर के पास आने वाली, आपके मोहल्ले में आने वाली जो वाटर की सप्लाई पाइपलाइन वहां फटी हुई, वहां से बैक्टीरिया एंटर कर रहा है और बैक्टीरिया आपके घर तक पहुंच गया आपके, ठीक है। या फिर आप कहीं पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो ये खाते हैं, पानी पूरी वगैरह खाते हैं, है ना। पानी पूरी बहुत लोग खाते हैं। अब पानी पूरी में क्या हुआ कि वो जो पानी वाला है, जो गोलगप्पे का पानी बना रहा है, अब भाई साहब वो पानी कहता है कि अरे साहब बिल्कुल बिस्लरी का पानी डाला हुआ है, लेकिन बिस्लरी का पानी थोड़े ना होता, वो तो अपने नल से भर लाया घर से या कहीं से भी भर लाया। अब वहां पे वो बैक्टीरिया था, ठीक है, वो पानी पूरी से उसने फैला दिया टाइफाइड, है ना। तो इस तरह से टाइफाइड फैलता है। या फिर जो बंदा खिला रहा है उसी को खुद को टाइफाइड, उसको खुद नहीं पता है कि टाइफाइड है, वो खिला रहा है, ऐसे टाइफाइड फैलता है। तो कंटामिनेटेड फूड से, कंटामिनेटेड वाटर से टाइफाइड फैलता है ना। सिम्पटम हमने पढ़ा था, हाई फीवर होता है ना, फर्स्ट एंड सेकंड वीक तक, ठीक है। इसके लिए एक और मैंने आपको जो बताया सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया नीट में, विडाल टेस्ट इसके लिए होता है। तो हम लोग विडाल टेस्ट जो होता है इससे कंफर्म करते हैं कि बंदे को टाइफाइड है नहीं है। पूछा जाता कई बार विडाल टेस्ट किसके लिए होता है ना। एक दूसरा सेकंड सेकंड है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और उस बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल डिजीज है न्यूमोनिया भी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाइज बैक्टीरिया का नाम है ना। और इसे इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है ना। कैसे फैलता है, छींकने से, कफिंग से, स्नीजिंग से, स्पुटम से फैलता है, ठीक है। क्या करता है, यहाँ पे जो एल्वलाई होती है लंग्स के अंदर, उनके अंदर एक प्रोटीन रिच फ्लूइड भर जाता है, जिससे बंदे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना। और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं उनको ब्लॉक कर देने का काम करता है, ठीक है। सर हाँ सर मेरे को ये पूछना था कि टाइफाइड एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, हाँ, कैसे, मतलब उसका रीजन? तो देखो उसका रीजन यही ना कि जैसे मान लो किसी बंदे को टाइफाइड है ना। अब क्या यस है कि उसके उसके हाथों में या उसके बॉडी में बैक्टीरिया कहीं पे है, ठीक है। बैक्टीरिया कैसे हो सकता है, मतलब उसने हाथ अच्छे से नहीं धुले, ठीक है। मेनली ये फैलता है फीकल मटेरियल से, समझ रहे हो, यस फीकल सर। मटेरियल मेनली ऐसे फैलता है। तो या फिर उसने गंदा पानी कहीं पे इकट्ठा कर रखा है ना। अब उस बंदे को क्या है कि उसका जो फूड है वो खुद ही कंटामिनेटेड, अब उसने फूड किसी दूसरे को ऑफर कर दिया, उससे फैल गया। तो ये गंदी जगह पे आप देखो टाइफाइड, आप नॉर्मली देखोगे ना कि जो लोग मतलब अनहाइजीनिक प्लेसेस पे रहते हैं ना, झुग्गियों में जो लोग रहते हैं, वहां पे टाइफाइड ज्यादा होगा। जो ज्यादा गरीब लोग हैं ना, टाइफाइड आप देखना कि गरीब लोगों में ज्यादा होता है ये डिसीज। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइफाइड ये देख करके नहीं आता है कि बंदे की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, लेकिन आप नॉर्मली देखोगे कि जो टाइफाइड होता है ये गरीब लोगों में ज्यादा है। रीजन क्या होता है कि वो अनहाइजीनिक जगह पे रहते हैं, जहां पे फूड और वाटर टाइफाइड के बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी से कंटामिनेटेड, ठीक है, उससे फैलता है, समझ गए। तो एक कोई पर्सन ऐसे फैला सकता है, लेकिन ऐसे नहीं फैला सकता वो बंदा कि मतलब उसके स्पुटम से नहीं फैलता है, या उसने कोई ग्लास जूठा कर दिया तो, क्योंकि उसके सलाइवा से नहीं फैलता ओके सर। है ना। तो सलाइवा से नहीं फैलता, उसके ब्लड से नहीं फैलता है,
लेकिन क्या हो सकता है कि उस बंदे मतलब उसके उसके घर पे जो कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड फूड है, उससे फैल सकता है ना, क्योंकि उसको टाइफाइड कहाँ से हुआ, उसी कंटामिनेटेड वाटर या फूड से हुआ है, तो वो बंदा फैला सकता है। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया पानी पूरी बनाने वाले। अब पानी पूरी बनाने वाला नॉर्मल जो मैं 99% अगर बात करूंगा तो वो सब मतलब दे आर स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, एंड दे लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। आप देखिएगा दिल्ली की बात करो, नोएडा की, कहीं की बात करो, तो नॉर्मली दे लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। अब उस अनहाइजीनिक कंडीशन में क्या होता है कि वो लोग स्लम वगैरह में रहते हैं, आप कभी भी देखोगे, वहीं से वो पानी बना करके लाते हैं। अब वहां पे जो पानी आ रहा है तो उसमें क्या है कि साथ में पानी की पाइपलाइन है, साथ में सीवर लाइन है। सीवर लाइन में क्या हुआ है, स्टूल से कंटामिनेटेड वाटर बह रहा है, कई जगह मल्टीपल प्लेसेस पे वो पाइपलाइन फटी हुई होती है। ये रियल कॉज है दिल्ली में फैलने का, दिल्ली एनसीआर। अब क्या होता है कि कई जगह पाइपलाइन फैली, वहां पे मिक्स हो रहा है पानी, पीने वाला भी पानी मिक्स हो रहा है और दूसरा सीवर लाइन का भी पानी मिल रहा है, उसके कुछ बैक्टीरिया एंटर कर गए किसमें, पीने वाली पाइपलाइन, बस टाइफाइड फैलना स्टार्ट। दैट्स हाउ टाइफाइड एक्चुअली स्प्रेड। ठीक है, क्लियर है, यस समझ में क्या? यस सर। तो अब आते हैं निमोनिया। निमोनिया क्या है भाई, मैंने आपको बताया स्पुटम से फैलता है, मतलब कि कैसी है, कंटेजियस डिजीज है ना। इनफैक्ट टाइफाइड भी कंटेजियस मानी गई है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, मैंने बताया कैसी कंटेजियस है ना। और सिम्टम क्या होता है, अचानक से शेकिंग चिल, मतलब शेकिंग चिल के साथ में उसको फीवर आता है ना, फीवर आएगा, पेन होगा बॉडी में, कफ उसमें रिलीज होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना। फिर आते हैं अच्छा एक और बात, ये क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है कि ये नॉर्मली किन लोगों को निमोनिया होता है, तो जो किड्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और दूसरा ओल्ड एज पीपल, इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं इसके फैलने के। ठीक है, अब आते हैं कॉमन कोल्ड, तीसरी डिजीज। अब कॉमन कोल्ड जो बीमारी होती है ये रिनो वायरस से कॉज होती है ना, तो रिनो वायरस है, इट कॉजेस कॉमन कोल्ड। ठीक है, अब ये क्या करता है, नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को, नॉट लंग्स, ठीक है, तो हमारे नाक वाले पार्ट को और रेस्पिरेटरी पैसेज। तो मैंने जब आपको 11th में पढ़ाया था क्या, ये पढ़ाता हूँ, जब मैंने आपको 11th में रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी पैसेज में क्या क्या आता है। और मैंने एक बात और बताई थी कि इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पैसेज नॉट एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट दिस पार्ट। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, ये रेस्पिरेटरी पैसेज किसको बोलते हैं। देखो इसमें क्या है, ट्रैकिया रेस्पिरेटरी पैसेज है, क्यों, यहाँ पे ये यहाँ से गैस पास होती है, एक्सचेंज नहीं हो सकता। ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंक्यूल, सब रेस्पिरेटरी पैसेज है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये सब रेस्पिरेटरी पैसेज है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल रेस्पिरेटरी पे, ये एल्वुलर सैक जो होते हैं ये है जहां पे ये रेस्पिरेशन यहाँ पे, तो ये कंडक्टिंग पार्ट है और ये रेस्पिरेशन एक्सचेंज वाला पार्ट है ना। तो रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब कंडक्टिंग पार्ट, यहां तक जितना सारा पार्ट है, जो जितनी नलियां हैं, इनको हम कंडक्टिंग पार्ट बोलेंगे। तो एक्चुअली जो रिनो वायरस कोल्ड, कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है वो यहां तक इन्फेक्ट करता है, एल्वुलाई को इन्फेक्ट नहीं करता। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई? तो अब होता कैसे है, आपने देखा कि किसी को यार वायरल फीवर आ रहा है तो आपने बोला ये आदमी वायरल फीवर सबको फैला देगा, क्योंकि क्या होता है वो स्नीजिंग करता है, स्नीजिंग करने से उसके पेन में ट्रांसफर हो गए, बुक्स में ट्रांसफर हो गए, और स्नीजिंग करने के बाद या बात करने से उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, किसी बंदे ने इनहेल कर दिया उसको हो गए, है ना, तो ये हवा से फैलता है, तो इसलिए काफी कम्युनिकेबल है। कॉमन कोल्ड बहुत कम्युनिकेबल डिजीज है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है ना। फिर इसमें वही नॉर्मली फीवर आता है ना, कफ आता है, नोज रनिंग, ये सब इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट आते हैं मलेरिया।
तो मैंने आपको बताया कि जो ये डिजीज है मलेरिया, तो मलेरिया मैंने आपको बताया हमारी चौथी डिजीज है मलेरिया। मलेरिया मैंने आपको बताया कि मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है उसको आप याद रखिएगा, और मलेरिया की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मैं आपको लाइफ साइकिल फिर से दिखा देता हूँ, हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं लाइफ साइकिल मलेरिया की। मलेरिया देखिए, ये मलेरिया की लाइफ साइकिल है ना। तो मलेरिया में आप देख रहे हो सबसे पहले क्या होता है कि एक मॉस्किटो जिसके अंदर मलेरिया का एक स्पोरोजाइट है ना। तो ये कॉज होता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ में पूछा जाता है इसकी कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज होती है, तो इसमें स्पोरोजॉइट्स होते हैं। वो स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो मॉस्किटो इंजेक्ट कर देते हैं किसके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, है ना। स्पोरोजॉइट इनकी बॉडी के इनके अंदर चले जाते हैं, है ना। स्पोरोजॉइट बंदे के अंदर जाने के बाद अब क्या होता है, तो याद रखिएगा इन्फेक्टिव स्टेज पूछेगा आपसे अगर 1 मार्कर क्वेश्चन हुआ, तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट स्टेज होगी। देखो मैं सब लिखवा चुका हूं आपको, एवरीथिंग इज रिटन इन योर नोट्स, तो आपको ध्यान देना सिर्फ, तो आपको लिखना है इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, स्पोरोजॉइट स्टेज। ये जाते हैं स्पोरोजॉइट लिवर में। लिवर में जाने के बाद अब जब लिवर की सेल्स के अंदर क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब ये बाइनरी फिजन के थ्रू एसेक्सुअली क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं या स्पोर ये डिवाइड करते हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद लिवर की सेल से आ जाते हैं कहां पे, ब्लड की सेल्स में आ जाते हैं। तो लिवर से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में अब पैरासाइट जाता है आरबीसी के अंदर। अब देखो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, है ना, जिससे कि क्या होता है इसके बाद आरबीसी को बस्ट करते हैं, causing a cycle of fever. Another symptom is release of parasite infected new blood cells. अब क्या होता है कि जब ये इसके अंदर फटेंगे, आरबीसी के अंदर रप्चर करेंगे, तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं हीमोजॉइन, वो पूछा जाएगा आपसे। तो पहला ह्यूमन के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद ये क्या करते हैं कि एक हीमोजॉइन सब्सटेंस रिलीज करते हैं। जब हीमोजॉइन रिलीज होता है तो चिल के साथ फीवर आता है, बंदे को कपकपी लगती है, उसको बुखार भी आएगा और कपकपी लेकर के बुखार आता है, जिसे डॉक्टर गेस करता है कि शायद इस बंदे को मलेरिया हुआ है। तो हीमोजॉइन सब्सटेंस है जिसे शिवरिंग फील होती है फीवर के साथ। अब क्या होता है, ये दूसरी भी आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। बाकी जब आरबीसी इन्फेक्ट हो जाती हैं तो आरबीसी के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का। तो देखो गैमीट का फॉर्मेशन तो ह्यूमन की बॉडी में होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन की बॉडी में। अब क्या होता है, एक बंदा है जिसको मलेरिया है और उसकी बॉडी में क्या है, बहुत सारे गैमीट बन चुके हैं। एक नया मॉस्किटो आता है और उसके ब्लड को सक करता है, और वो मॉस्किटो कौन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो एनाफिलीज इसका वेक्टर है और ये फीमेल मॉस्किटो से फैलता है। अब फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वो क्या करता है, ब्लड को सक करता है। सक करने के बाद वो उसकी बॉडी के अंदर, है ना, फीमेल इसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है, जो इसका गट है, मतलब स्टमक वाला पार्ट होता है, गट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन के अंदर और सेक्सुअल होता है कहां पर, मॉस्किटो के गट के अंदर। अब फर्टिलाइजेशन कहां होता है, मॉस्किटो के गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, वहां फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोजॉइट उसके गट से स्लाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट करते हैं, मतलब उसके पेट से उसकी स्लाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। अब दोबारा जब मॉस्किटो किसी नए बंदे को काटता है तो उसको मलेरिया फैलाता है। दैट इज द एक्चुअली लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। बताइए किसी को कोई डाउट हो पूछिए, बताएं भाई। एक बार डायग्राम देखिए और मैंने जितने क्वेश्चंस बताए ये क्वेश्चंस देखिए और बताइए, किसी को डाउट हो पूछिए। अगर ये क्वेश्चन आया आपके बोर्ड में तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसी में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा।
जब लॉन्ग में आएगा तो पूरी जो आपको लाइफ साइकिल वाइड स्क्रीन पे दिख रही है, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, आपको ये बनानी पड़ेगी और जो हमने अभी कहा वो आपको लिखना भी पड़ेगा। क्लियर भाई? लीवर के बाद क्या होता है? अच्छा ठीक है देवांशी, देखो लीवर के बाद क्या होता है देवांशी, लीवर में बहुत सारे नए पैरासाइट बन गए। अब ये पैरासाइट लीवर से ब्लड में चले जाते हैं, तो लीवर से माइग्रेट होकर के ब्लड में चले गए। अब ब्लड में घूमने के बाद ये आरबीसी के अंदर चले जाते हैं, फिर दोबारा ये आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो फिर जिन आरबीसी के अंदर बहुत सारे होते हैं वो आरबीसी फट जाती है, फट करके ब्लड में और फैलते हैं और नई आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। जब दोबारा से नई आरबीसी को सेकंड टाइप में इन्फेक्ट कर रहे होंगे तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। क्लियर? ठीक है, और भाई किसी को कोई डाउट? हीमोजोइन वाला मामला समझ आ गया? ठीक है, तो आगे चलें फिर। आप देखो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा अमीबिक डायसेंट्री, है ना? तो डायसेंट्री की हम लोग बात करते हैं। डायसेंट्री में एक हम लोग बात करते हैं अमीबिक डायसेंट्री, है ना? अमीबिक डायसेंट्री। अमीबिक डायसेंट्री की जब बात की जाए, है ना, तो ये होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से, है ना? एक पैरासाइट होता है जिससे होती है, और उसके अंदर क्या होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका में, है ना, ये उसकी लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो अमीबिक डायसेंट्री एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होती है। अब ये क्या करता है, ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ये पेशेंट के ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है? और ब्लड से फिर ये कहाँ पहुंचता है? ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से उसके इसमें स्टमक पे पहुंच जाता है ना? और उस बंदे के स्टमक पे पहुंचने के बाद, है ना, ये क्या करता है कि सीवियर पेन कॉज होता है। अब वो करता क्या है एंटामीबा हिस्टोलिटिका? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, तो हमने पढ़ा हुआ कि ये तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और हमें ये भी पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से विलाई पाई जाती है। ये बंदे के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये वहां पे ये छेद करता है, और छेद करके ये अंदर की तरफ चला जाता है इस तरह से, और मल्टीप्लाई करता है, जिससे कि यहाँ पे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, कैपिलरी फट जाती है और ब्लड ऊज आउट होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड स्टूल के साथ, ब्लड और म्यूकस बॉडी से बाहर स्टूल के साथ में निकलना शुरू हो जाता है। इसको हम अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं। अमीबिक डायसेंट्री फैलाने का मेनली जो कारण होता है, वहां यहाँ पे भी जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, उस कंटामिनेटेड वाटर से ही अमीबिक डायसेंट्री फैलती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका गंदे पानी से फैलता है और गंदे पानी से आता है। ठीक है, क्लियर है? अमीबिक डायसेंट्री समझ में आ गया? ठीक। इसको किसी भी हेडिंग पे कहीं पे भी डाउट होता हो एकदम बिल्कुल पूछते चलिए, साथ में मैं आपको पूरा रिवाइज करा रहा हूँ इसीलिए। अब आ जाते हैं एस्कैरियोसिस, है ना? अगली डिजीज हमने पढ़ी थी एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस में हमने पढ़ा था कि ये जिससे बीमारी होती है वो है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 11th में कि राउंड वॉर्म को हम पढ़ते हैं निमेटोहेल्मिन्थिस में। निमेटोहेल्मिन्थिस में इनको हम नेमेटोडा कहते हैं, है ना? निमेटोडा भी इन्हीं को कहा जाता था। राउंड वॉर्म एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड से होता है। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो होता है ना, वो कैसा है, मेल और फीमेल उसमें अलग अलग है ना? मेल बड़ा है और फीमेल, सॉरी, फीमेल बड़ा है और मेल छोटा है। मैं देखता हूँ है क्या एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस 11th वाले में अगर को मैं दिखाता हूँ एस्केरियोसिस कैसे होता है। एनिमल किंगडम में मैंने आपको पढ़ा था एनिमल क्लासिफिकेशन। एस्केरियस, ये तो टेप है, एस्केरिस लम्बिक्वाइड।
ये रहा। देखो, इसमें मेल हुक शेप होता है और फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है ना? ये देखो, अब ये मेल है, स्मॉल हुक शेप है ना? और ये फीमेल लार्जर है। ये देखो इसमें ट्राई रेडिएट माउथ, ये लिप्स है ना? और ये इसका एक्सक्रीटरी पोर हो गया, इसमें इस तरह की लेटर लाइन्स पाई जाती है। और मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। व्हाइट कलर के होते हैं, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। इसे हम लोग एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड बोलते हैं। इन्हीं से स्कैरियोसिस फैलती है। ये एक्चुअली फैलती कैसी है? छोटे बच्चों को नॉर्मली ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, बड़ों को होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। छोटे स्कैरिस के जो एग होते हैं, वो कई सालों तक मिट्टी में या गंदे पानी में सर्वाइव कर जाते हैं। कई सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटे में होती है तो बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी खा लेते हैं या कोई चीज़ ज़मीन पे गिर गई उसको दोबारा से मुँह में भर लेते हैं। इस तरह से इनके एग्स मुँह में चले जाते हैं और वो जा करके स्टमक में एग्स फट जाते हैं और स्क्वेरिस बाहर निकल आते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेज़ी से। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को खाते हैं जिससे बच्चे को एनीमिया हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, एनीमिया हो जाती है। उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसका डेवलपमेंट भी रुक जाता है और बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट होता है और फिजिकल डेवलपमेंट, दोनों ही तरह के डेवलपमेंट को रोक देता है स्कैरियोसिस। इसलिए ये बीमारी खतरनाक है एक तरह से। फैटल नहीं है, लेकिन ये बॉडी के लिए हार्मफुल है ना? डेट्रीमेंटल। अब क्या है? तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो होता है, ये स्टूल से और गंदे पानी से इसी तरह से फैलता है। बाकी क्या होता है, जो वेजिटेबल बिना वॉश की हुई वेजिटेबल होती हैं, उनमें भी ये पाए जाते हैं एस्केरिस के एग और इस तरह से फैलता है। इस बीमारी को हम लोग एस्केरिसिस कहते हैं। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि चिल्ड्रन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, है ना? और जो एडल्ट वॉर्म होता है, वो 2 टू 5 मंथ में मतलब ग्रो करके एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और मक्खियों से भी फैलता है, एयर से भी फैलता है, ये वाटर से भी फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है ना? तो ये था स्कैरियोसिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड कराती है बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट। एस्केरियोसिस के बाद अगला जो आता है दैट इज कॉल्ड फाइलेरिया। फाइलेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। एलिफेंटियासिस को एलिफेंटियासिस बोलने के पीछे रीजन ये होता है क्योंकि उसमें जो पैर होता है वो बहुत एलिफेंट की तरह मोटा हो जाता है और बहुत बड़ा पैर हो जाता है ना? ये जिस वर्म से होती है, इस वर्म का नाम है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, है ना? किस किस फाइलम का मेंबर है बताओ भाई? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, बैंक्रॉफ्टाई। तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है, ये एक, बताओ भाई किसका है? मैं पढ़ा चुका हूँ, 11th में पढ़ा है। जाना घर जाकर के देखना, इस फाइलम के मेंबर है वुचरेरिया, है ना? अब ये जो वर्म होता है विचरेरिया वर्म, ये 40 से 80 मिलीमीटर तक का हो सकता है। 40 टू 80 मिलीमीटर तक का हो सकता है ना? अब ये क्या करता है, ये इसकी खास बात क्या है? ये नॉकटर्नल है। मतलब क्या है? रात में बाहर निकलता है। ये क्या मतलब हुआ? नॉकटर्नल, चमगादड़, बैट नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो रात में, तो ये बॉडी से किधर निकल आएगा? बाहर से, बॉडी से बाहर नहीं निकलता। नाइट के टाइम पे ये ब्लड के सरफेस पे आ जाता है, हमारी ऊपर वाली जो ब्लड वेसल्स होती है। और डे टाइम पे क्या होता है, हमारी जो डीप अंदर वाली ब्लड वेसल्स उनके अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए नॉकटर्नल बोलते हैं। इसके टेस्ट को कंफर्म करने के लिए रात में मेनली किया जाता है। दिन में भी इसका टेस्ट आ जाता है, लेकिन मे भी हो सकता है कि अगर माइल्ड लेवल पे हो तो दिन में कहो टेस्ट पॉजिटिव ना आए, लेकिन रात में किया जाता है तो पक्का पॉजिटिव आएगा। दूसरा एक मॉस्किटो होता है जो इसको फैलाने का काम करता है। उस मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स फैटिगन। हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको लिखा भी चुका हूँ, क्यूलेक्स फैटिगन। तो क्यूलेक्स फैटिगन एक मॉस्किटो है, जिस मॉस्किटो की वजह से ये फैलने का काम करता है, फैलाता है, ठीक है? और ये क्या करता है, ये लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देने का काम करता है, जिससे लोअर बॉडी के जो पार्ट होते हैं, टेस्टिस हो गया, थाई हो गया, फीट हो गया, ये तो पैर वगैरह बहुत मोटे हो जाते हैं, मतलब कई गुना मोटे हो जाते हैं, 2-3 गुना मोटे हो जाते हैं नॉर्मल पैर से। इसीलिए इसको एलिफेंटियोसिस कहा जाता है इस बीमारी को।
है ना, क्लियर है। उस पार्ट पे लेग्स पे क्या होता है, इचिंग होती है, ड्राई और स्केली लेजन्स पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, इचिंग होती है उस पार्ट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फाइलेरिया कहते हैं। क्लियर भाई यहां तक? बोलो बोलो बोलो। डिजीज में किसी को कोई प्रॉब्लम? डिजीज मैंने पूरी सब डिजीज हम लोगों ने कर ली। कोई रह रही हो, किसी में प्रॉब्लम बताओ, अगर आपको कुछ और पूछना हो डिजीज। ओके देवांशी, गुड। तो अनुष्का, आप लोग भी बोलो भाई, अनुष्का, जुआरिया, बताओ भाई। देवांशी तो रिस्पॉन्स कर रही है, यस सर। ठीक है, क्लियर है डिजीज वाला, ठीक। अगला वाला जो पार्ट है उसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, है ना, इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी। आप इम्यूनिटी में क्या है कि इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में पाई जाती है, तो सबसे पहले इम्यूनिटी होती क्या चीज है, कौन बताएगा? सिंपल है यार, पढ़ाई करो भाई, रिवीजन करो। हाँ बोलो बेटा। इम्यूनिटी क्या होती है, आप ये पूछा आपने? हाँ जी, हाँ जी, इम्यूनिटी क्या होती सर एबिलिटी टू फाइट विद फॉरेन है? पार्टिकल्स। राइट, सिंपल, दैट इज इम्यूनिटी, है ना। और ज्यादा हम लोग स्पेसिफिक हो जाएं तो मैं ये कहूंगा कि मेरी बॉडी में जितनी तरह के एंटीबॉडीज हैं उतनी ज्यादा मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना, ये मैं बोलूंगा, राइट। तो इम्यूनिटी क्या है, सिंपल है, दैट इज एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट बॉडी, सॉरी, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस इन बॉडी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो हम जैसे पैथोजन से हमारी बॉडी लड़ पाती है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आप देखो नॉर्मली इम्यूनिटी मिलती कैसे है ना, तो कई तरह से इम्यूनिटी मिलती है, ठीक। तो डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, तो सबसे पहले क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी, सबसे पहली जो इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी थ्रू डिजीज। क्या मतलब हुआ? डिजीज से ही हमको हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। जितनी तरह के हमारी बॉडी में एंटीजन जाते हैं या जितनी तरह के पैथोजन जाते हैं उतनी ही तरह की एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डेवलप, ठीक है, समझिए। अब क्या है कि अगर हमें एक बार कोई भी बीमारी हो गई है ना, तो उस पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है। दोबारा वही बीमारी का पैथोजन जब अटैक करता है तो हमारी बॉडी में एंटीजन पहले से, एंटीबॉडी पहले से पाई जाती है जो उस डिजीज को नहीं होने देती, तो हम उस डिजीज के लिए इम्यून हो जाते हैं। तो इसलिए जितनी तरह के हमारी बॉडी में पैथोजन आएंगे उतनी ही तरह के क्या होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगा। आप देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो बच्चे ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, ज्यादा हाइजीनिक, आप समझिए कोरोना आया और कोरोना में इतने ज्यादा लोग इटली में मरे, इटली में, इटली का आपने पढ़ा होगा कि पूरे वर्ल्ड में हाइजीन रैंक में सेकंड नंबर पे इटली, पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड का जो टॉप रैंकर कंट्री है वहां पर इतने सारे लोग कैसे मर गए? वो तो मरना लॉजिक लाजमी था। कुछ चीजें क्या होती हैं वो नेचर ने पहले से डिजाइन करके रखी। आप जितने हाइजीनिक होते हैं उतने कम पैथोजन आपकी बॉडी में जाते हैं और उतनी कम तरह की एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनती है। आप उतना ही ज्यादा कमजोर होते हैं या डिजीज के लिए प्रोन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गंदगी लपेट के रखो, सर्दियां आ गई आप बोलो घर में कि मतलब नहाओ ना, और बोलो सर कह रहे थे कि जितना जितनी तरह की डिजीज आएंगी उतनी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, है ना, है कि नहीं? क्या जुआरिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यस सर। किसी को भी ये नहीं करना कि सर्दी में नहा नहीं रहे हो बोलो मैं इम्यूनिटी डेवलप कर रही हूँ, सर ने कहा था, है ना। घर पे बहुत सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं सर्दियों में, तो ये मत समझना, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, आप समझो आपके घर का बच्चा है, आप उसको बहुत साफ सफाई से रखते हैं, बहुत हाइजीनिक रखते हैं, उसको बार बार डेटॉल से नहलाते हो, हैंड सैनिटाइज करते हो, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो रही। वहीं आप देखो कि आपकी गली से कूड़े बिनने वाले छोटे छोटे बच्चे रैग पीकर घूमते हैं, आई सरप्राइज कि वो सर्दी में भी घूमते हैं, गर्मी में भी घूमते हैं, वो दिन भर कूड़े के ऊपर खेलते रहते हैं, उनको कोई बीमारी। रीजन क्या होता है, उनकी बॉडी में इतनी तरह के पैथोजन बॉडी में चले जाते हैं कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। तो हम जितना एक्सपोज होते हैं उतनी जितनी तरह के डिजीज के पैथोजन हमारी बॉडी में जाते हैं उतनी तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब इम्यूनिटी कितने दिन तक रहेगी, तो ये एंटीबॉडीज की हर अलग अलग एंटीबॉडी की अलग अलग लाइफ होती है। कुछ एंटीबॉडीज महीने तक रहती हैं, कुछ 2 महीने तक, कुछ साल भर, कुछ 10 साल 20 साल तक रहती हैं, इट डिपेंड्स।
दूसरा क्या होता है, वैक्सीनेशन से। अब वैक्सीनेशन से अब देखो, अब क्या होता है कि अब मान लो कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो अब ऐसा थोड़ा ना है कि कोरोना हो जाए तब इम्यूनिटी, आदमी इंतजार करे कोरोना हो जाए तब इम्यूनिटी डेवलप हो। भाई साहब, कोरोना होने से आदमी निपट भी सकता है, ठीक है, तो पता लगे इम्यूनिटी डेवलप कराने के चक्कर में उसकी जान चली गई, तो अब ऐसा तो अपन नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हमने वैक्सीन बनाई। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन उसी पैथोजन के मरे हुए या मतलब ब्रोकन पार्ट होते हैं। तो प्रॉपर पैथोजन नहीं होता, पैथोजन का पार्ट होता है, या वो बहुत वीक पैथोजन होता है जो डिजीज ना फैला पाए, उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम समझता है कि भाई बॉडी में अटैक हुआ है, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, तो अब एंटीबॉडी बनने लगी बॉडी में, तो पर्टिकुलर उस डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो हम वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, ठीक है। और कैसे इम्यूनिटी हो सकती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, इन्नेट या इनबॉर्न। इन्नेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी हम आप अपनी माँ से लेके ही पैदा होते हैं। हमारी स्किन क्या करती है, बैक्टीरिया को जाने से रोकती है ना, वायरस को जाने से रोकती है, फंजाई को जाने से रोकती है। इनबॉर्न इम्यूनिटी हमारी बॉडी, सलाइवा में लाइसोजाइम पाया जाता है, वो बैक्टीरिया को रोकता है, ये इनबॉर्न इम्यूनिटी है। तो वो इम्यूनिटी जो हम लोग ले करके पैदा होते हैं उसको इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं या इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, चौथा क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है ना, ये इन्फेक्शन हो जाने के बाद, ये ऊपर वाली डिजीज होने के बाद जो होती है, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एक तो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अब देखो फर्दर जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये वाली, ये दो तरह की हो सकती है। एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर खुद पैदा करता है। जैसे मुझे मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे कोरोना हुआ, तो मेरे अंदर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा हो गई, तो मेरे अंदर जो कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी है, तो एक तो ये एक्वायर्ड है, और एक्वायर्ड में भी कैसी, मेरे ही शरीर ने पैदा किया, ये कैसी है, एक्टिव है। दूसरा क्या हुआ, पैसिव। पैसिव किसी दूसरे की बॉडी में डेवलप की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बंदे को कोरोना हुआ और उसको ठीक करने के लिए उसको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, किसी और का प्लाज्मा चढ़ाया गया, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, राइट। क्लियर है, एक्टिव और पैसिव समझ में आ गया। किसी बंदे को हेपेटाइटिस हो गया, तो आपने बोला, आप जानते हो कि लोग बोलते हैं इसको ब्लड सीरम चढ़ाया जा रहा है, तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की हो सकती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है और पैसिव इम्यूनिटी होती है। क्लियर है, बोलो भाई, यहां तक समझ में आया। हेडिंग डालो, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, है ना, कैंसर, वायरस, ड्रग्स, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, यहाँ से डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ओके और सर। बताओ, किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेरी। तो आप नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ के आओगे, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म आप पढ़ के आओगे, कैंसर पढ़ के आओगे, एड्स पढ़ के आओगे, और इसके आगे वाला भी चैप्टर आप पढ़ के रखो पहले से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, क्लियर। यस सर। सर मैं वो अभी वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी पढ़ रही थी, तो मेरे को एक डाउट आया उसमें, जब वो फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं ना, तो मेरे को डाउट था कि फिर उन लोगों को फिर मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होती। ना मेंस्ट्रुएशन तो होगी, तो मेंस्ट्रुएशन तो यूट्रस में होती है। हाँ बट मतलब मेंस्ट्रुएशन तब होती है ना जब वो एग फेलोपियन ट्यूब में आता है, फिर वो जब वो डीजनरेट जैसा होता है ना, ना ना उसके ना ना बाद। बेटा, देखो ना, देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो यहाँ एंडोमेट्रियम में चल रही होती है। यस सर एंडोमेट्रियम में हाँ। चलने के लिए क्या होता है, ओवरी से हार्मोन रिलीज होते हैं, और यस। हार्मोन तो बेटा ब्लड में रिलीज होते हैं। तो हार्मोन को ओके तो, हाँ। है ना, हार्मोन तो क्या होता है, डक्टलेस वो होते हैं, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम है ना। यस तो हार्मोन तो ब्लड के थ्रू यूट्रस में पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। तो ओवरी के हार्मोन पहुंच जाते हैं, सिर्फ एग नहीं रिलीज होता। और एग क्या होता है, एग रीअब्सॉर्ब हो जाता है, कहाँ पे, इन्हीं में फेलोपियन ट्यूब में रीअब्सॉर्ब हो जाता ओके सर। है। तो ऐसे मतलब मोस्टली डिजीज में लोगों को मेंस्ट्रुएशन होती ही होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेंस्ट्रुएशन ओके। साइकिल बिल्कुल होगी, प्रॉपर चलेगी वैसे, है ना। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसका आगे करते हैं, ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।